बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के प्रोसीजर लॉस में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंतहा इम्पोर्टेंट है। ये आपके दीवानी मुकदमे को यानी सिविल सूट को इसके इंस्टीट्यूशन से लेकर इसकी डिग्री होने तक और बाद में इसके तमाम अपील्स कहाँ होंगे इस सब के बारे में बयान करता है। और पाकिस्तान के तमाम कोर्ट्स में जो सिविल लिटिगेशन है उसके बारे में तमाम प्रोसीजर इसी कोड में बयान किया गया है। ये अगर आप ये लेक्चर अपने फ़ोन पे सुन रहे हैं तो अगर इसका फुल स्क्रीन कर देंगे वीडियो को तो आपको आसानी से समझ आ सकेगा, जहाँ जहाँ हमने हाइलाइट्स भी किया है। ये लॉ के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से और लॉ गेट के हवाले से, और अगर लीगली आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से, तो उसके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको पढ़िए और लाइक एंड शेयर भी करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो बहुत शुक्रिया। तो आज हम बाकायदे तौर पर आगाज़ करेंगे सेक्शन वाइज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर हम इसके टाइटल से और शुरू करते हैं। इसका नाम देखते हैं कि इसका क्या नाम दिया गया है इस कोड को। तो सबसे पहले ये कोड बयान करता है कि इसका नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी 1908 का ये एक्ट है जिसका नाम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रखा गया। तो सबसे पहले आते हैं इसके सेक्शन वाइज इसकी डेफिनेशंस पर, सेक्शन वाइज इसकी तशरीह पर कि इस कोड में क्या बयान किया गया है और इस कोड को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सेक्शन वाइज हम देखते हैं इस कोड में सेक्शंस भी हैं और इस कोड में ऑर्डर्स भी हैं। पहले हम सेक्शंस को देखेंगे, फिर हम इसके ऑर्डर्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंट है। तो देखते हैं कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस कोड को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहा जाएगा और 1908 का ये कोड है। और इसकी सेक्शन 1 का सब क्लास 2 है। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। ये जनवरी 1909 के पहले फर्स्ट डे में ये फोर्स में आया। और सब क्लास 3 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इसका असर पाकिस्तान, पूरे मुकम्मल पाकिस्तान में होगा। हर एक्ट का जो डेफिनेशन 2 जो होती है, सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस होते हैं, या सेक्शन 4 होता है या 2 होता है, 2 से लेकर 3 4 तक ये डेफिनेशन क्लॉजेस होती हैं। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, ये बयान करती है कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनी थिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इसकी डेफिनेशन है। सब क्लास 1 में ये कहता है कि कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड वो है जिसके अंदर रूल्स हैं। सब क्लास 2 डिग्री के बारे में बयान करता है कि डिग्री क्या होगी। डिग्री मीन्स, अब डिग्री के बारे में ये डेफिनेशन करते हुए बयान करता है, और हम अक्सर सुनते भी हैं कि डिग्री क्या चीज़ होती है। तो आज हम फॉर्मली देखते हैं कि डिग्री किस चीज़ को कहा जाता है इस कोड की लैंग्वेज में। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन विच so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint. यहाँ तक हम पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि कहता है कि डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। किसी भी मुकदमे का जो उसका हल जो होता है, फार्मल उसका इजहार, उसके हल का इजहार, किसी भी मुकदमे के हल का इजहार, सो फार इज द एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, जहाँ तक कि कोर्ट उसको बयान करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। ये जो मुकदमे के दौरान दरमियान जो पार्टीज़ होती हैं उनके हुकूक को बयान करता है, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। यानी उस मुकदमे में एक या एक से ज़ायद जितने भी मामलात हों, उन मामलात के बारे में जिन जो पार्टीज़ होती हैं उनके राइट के बारे में बयान करता है कि इस मुकदमे में अगर 5 मसला है तो एक मसले में इसका हक है, एक मसले में इसका हक है, एक मसले में इसका हक है। तो ये चीज़ क्या है, कोर्ट की तरफ से डिग्री है जहाँ पर पार्टीज़ के राइट का इजहार कोर्ट की तरफ से हो। एंड मे बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल, या ये प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और डिग्री फाइनल भी हो सकती है। यानी ये जुज़वी तौर पर भी हो सकती है और हतमी तौर पर भी हो सकती है। इट शेल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। यानी जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, वो भी डिग्री मान ली जाएगी। द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। जो इस कोड के सेक्शन 144 में जो अगर कोई फ़ैसला हुआ उसकी वजाहत, और इन ऑर्डर अंडर रूल 60, 98, 101 और 103 ऑफ ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 के तहत
जो उसके रूल 60, 98, 101 और 103 के तहत भी अगर कोई ऑर्डर कोर्ट पास करता है तो वो भी डिक्री कहलाएगी, लेकिन बट शिल नॉट इंक्लूड, डिक्री में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइस एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, हर वो चीज़ जिससे अपील बन सकती हो वो चीज़ डिक्री नहीं होगी। जैसे बीच में जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, कोई प्रोसीडिंग के दौरान जो ऑर्डर कोर्ट करता है उससे उस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील हो सकती है, तो वो ऑर्डर वो डिग्री नहीं है। और एनी ऑर्डर और डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट में जो चीज़ कोई डिसमिसल हो गई है किसी पार्टी की डिफ़ॉल्ट की वजह से, नॉन प्रोसिक्यूशन में कोई चीज़ डिसमिस वगैरह हो गई है, तो वो डिग्री नहीं कहलाएगी। एक्सप्लेनेशन करता है कोड, एक्सप्लेनेशन में ये बयान करता है कि a decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of, यानी सूट completely dispose होने से पहले मज़ीद भी अगर प्रोसीडिंग्स रह रही हो तो वो जो डिक्री होगी वो प्रीलिमिनरी होगी। मिसाल के तौर पर अगर दो लोगों के दरमियान एक बिल्डिंग का मामला है, लेकिन उस बिल्डिंग में किसकी है किसकी नहीं है उसको हल करने से पहले उस पर अगर कोई सिटे वगैरह है, तो उस सिटे की हद तक का जो डिसीजन होगा वो प्रीलिमिनरी डिक्री होगी कि सिटे रखना है या वेकेट करना है। इट इज़ फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस द सूट, अगर सूट मुकदमे को मुकम्मल हतमी तौर पर हल करता है, इसको हम कहेंगे फाइनल डिक्री। इट में भी पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, डिक्री पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब सब क्लॉज 3 बयान करती है कि डिक्री होल्डर कौन है। डिक्री होल्डर के बारे में बयान करता है कि मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज़ बीन पास, जिस बंदे के हक में डिग्री पास की जाती है उसके राइट्स को बयान किया जाता है, वो डिग्री होल्डर होता है। एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, या ऐसा ऑर्डर बयान किया गया हो जो एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता हो, तो वो जो है डिग्री होल्डर है। आगे एक सब क्लास 4 बयान करता है डिस्ट्रिक्ट क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट of original jurisdiction, hereinafter called as district court, and includes the local limits of the ordinary ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल मामलात को देखने की जो जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट को हासिल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है। और उसके बाद बयान करता है कि फ़ॉरेन कोर्ट, फ़ॉरेन कोर्ट क्या है, मीन्स ए कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हदूद से बाहर कोई भी कोर्ट होगा वो इस कोड के पेश नज़र जो है वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, जिसकी पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और न ये फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया और ना इसी के तहत ये जारी और सारी है और ये चल रही है। उसके बाद फॉरेन जजमेंट के बारे में सब क्लास 6 बयान करता है कि फॉरेन जजमेंट क्या है। मींस द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, किसी भी बैरून मुल्क से बाहर किसी कोर्ट की जजमेंट को फॉरेन जजमेंट कहा जाएगा। सेक्शन 7 बयान करता है कि गवर्नमेंट प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर क्या है या गवर्नमेंट का वकील क्या है। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर appointed by the provincial government to perform all or any of the functions expressly imposed by this court on the government pleader, and also एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इस कोड के तहत काम करने वाले गवर्नमेंट के हक में प्लीडिंग्स करने वाला वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको नामज़द किया गया है, मुतय्यन किया गया है, या वो शख्स जो इस गवर्नमेंट की तरफ से नामज़द करदा शख्स के अंडर कोई भी काम करता है उसके अप्रूवल से, वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा इस कोड के मुताबिक। इस कोड के मुताबिक जज क्या है, जज की डेफिनेशन करता है मींस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो मुकदमे की समाअत करेगा वो जज कहलाएगा। उसके बाद 9 में जजमेंट बयान करता है। जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिग्री और ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर के बिहाफ पर जो स्टेटमेंट जज सुनाएगा कि ये मैंने जो किसी के हक बयान किया है, ये किसी का हक डिक्लेयर किया है, तो ये क्यों किया है, ये तमाम मामलात को एक्सप्रेस करेगा, तो वो डिग्री और ऑर्डर के बिहाफ पर, तो वो सारी डिटेल्ड स्टेटमेंट जज की जो होगी वो जजमेंट कहलाएगी। अब आते हैं जजमेंट डेटर, यानी डिग्री जिसके हक में हो, जिसके राइट्स बयान किए गए हों वो तो डिग्री होल्डर है। जजमेंट डेटर क्या होता है, मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए डिग्री हैज़ बीन पास्ड, जिस शख्स के ख़िलाफ़ डिग्री दी गई, अगर मुकदमे में दो लोग हैं और जिसके एक के हक में हो और एक के ख़िलाफ़ हो, तो जिसके ख़िलाफ़ में जो डिग्री पास की गई है वो जजमेंट डेटर है। और एन आर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, जिसके खिलाफ ऐसा आर्डर बयान किया गया हो जिसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है उसके खिलाफ,
तो वो जजमेंट डेटर है। 11 सेक्शन 11 सेक्शन 2 का सब क्लास 11 बयान करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कानूनी नुमाइंदा या मुख्तार मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द state of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of any deceased and where a party sues or is sued in representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or you sued। किसी भी ऐसे शख्स को जिसके ऊपर कोई मुकदमा है या वो किसी पर मुकदमा कर सकता था अगर वो फौतशुदा है, तो उसकी बिहाफ पर पेश होने वाला शख्स जो है वो उसकी तरफ से लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। वो फौतशुदा की तरफ से जवाब भी दे सकता है और फौतशुदा का अगर कोई राइट किसी के ऊपर है तो वो उसको क्लेम भी कर सकता है। ये इस कोड के मुताबिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद मेंस प्रॉफिट सेक्शन 2 के सब क्लास 12 में बयान है। ये बयान करता है ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी का मेंस प्रॉफिट से ये मुराद है दोस्त प्रॉफिट्स वो तमाम फ़ायदे विच द पर्सन in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। कहता है कि मेंस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कोई शख्स किसी की जागीर पर नाजायज़ काबिज़ रहते हुए बनाता है और उससे जो फ़ायदा अपने लिए उठाता है ये कि उसकी पोजीशन रॉन्गफुल होती है, उसकी पोजीशन लीगल नहीं होती है, तो उससे तमाम जो मुनाफा उसको मिला है वो मेंस प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है किसी के मकान पर काबिज़ हुआ है, किसी के जायज़ मकान पर काबिज़ होकर फिर वो मकान रेंट आउट करता है किसी और को, तो पहले तो नाजायज़ काबिज़ हुआ तो वो उसकी लीगल पोजीशन नहीं है, वो उसकी लीगल पोजीशन है। फिर रेंट आउट करके उसका जो किराया खुद खाता है वो उसका मेंस प्रॉफिट है। तो ये मंस प्रॉफिट ये बंदा जिसका असली मकान है वो उससे बाद इस लिटिगेशन हासिल कर सकता है कि तुमने मेरे मकान को किराए पर भी दिया था, उससे जो पैसा मुझे आना था वो तुम्हें गया है, लिहाजा वो पैसा मुझे दे दें। सब क्लास 13 है इस सेक्शन 2 की। ये देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को बयान करता है कि इसके मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो देखते हैं इसके मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की ये क्या डिफिनेशन करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो जो खड़ी फसलें वगैरह होती हैं वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ऑर्डर सब क्लास 14 में बयान करता है कि ऑर्डर क्या है। मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिग्री, यानी डिग्री के अलावा सिविल कोर्ट का किसी भी मामले के दरमियान जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ऑफिशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो कोर्ट का ऑर्डर कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब कोर्ट में पेशियाँ वगैरह होती हैं तो हर पेशी पर जज एक ऑर्डर लिखवाता है, तो वो अगली पेशी पर देखी जाती है कि कहाँ तक मामला आया है और आज की पेशी में जज साहब ने क्या इरशाद फरमाया, क्या आज के बारे में हुक्म किया, तो वो तमाम जज की तरफ से अहकामात जो हैं वो ऑर्डर कहलाते हैं। अब आते हैं प्लीडर। इस कोड के मुताबिक प्लीडर की क्या डेफिनेशन है। तो कोड कहता है कि प्लीडर मीन्स प्लीडर वो शख्स है एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, किसी भी शख्स की जानिब से पेश हो जाए और उसकी जानिब से कोर्ट के सामने उसका मुकदमा लड़े। एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, ये एक वकील भी हो सकता है, वकील। एन अटार्नी ऑफ ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो अटार्नी वगैरह है ये किसी की तरफ से प्लीडर्स हैं जो प्लीड कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, प्रेस्क्राइब का मतलब है जो जिनको रूल्स ने प्रेस्क्राइब किया हो। सेक्शन 2 का सब क्लास 17 बयान करता है पब्लिक ऑफिसर मीन्स ए पर्सन, पब्लिक ऑफिसर का मतलब वो शख्स है फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस नेमली, यानी पब्लिक ऑफिसर का मतलब इन डेफिनेशंस में जो लोग आ रहे हैं वो और पब्लिक ऑफिसर्स कहलाएंगे। एवरी जज 17 सब क्लास 17 का सब क्लास ए है एवरी जज, हर जज कोर्ट के अंदर जो होगा वो पब्लिक ऑफिसर है। एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में हर शख्स पब्लिक ऑफिसर है जो इस गवर्नमेंट सर्विस में अपनी खदमात सर अंजाम देता है। सी है एवरी कमीशनड और गेजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, अफवाज में जो गेजेटेड ऑफिसर्स या कमीशन ऑफिसर्स हैं नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, स्टेट की सर्विसेज में ये जितने भी ऑफिसर्स हैं ये तमाम के तमाम पब्लिक ऑफिसर्स हैं।
D. Every officer of a court of justice whose duty is it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and even every person is specially authorized by the court of justice to perform any such duties. जितने भी काम इधर बैन किए गए, कोई भी शख्स जो किसी कोर्ट में ड्यूटी करे टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर पर इन्वेस्टिगेट करे या उसके बारे में आगे ख़बर दें किसी हक़ाइक़ के बारे में, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखे, और टू टेक चार्ज डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का उसको इख्तियार हो, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशल प्रोसेस, किसी जुडिशल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का इख्तियार हो, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, किसी भी ओथ को एडमिनिस्टर करता हो, और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर, किसी ऑर्डर को इंटरप्रेट करता हो, उसको प्रिजर्व करता हो इन कोर्ट, किसी अदालत में। एंड एवरी पर्सन, हर वो शख्स स्पेशली ऑथराइज बाय एनी कोर्ट, किसी कोर्ट की तरफ से उसको स्पेशल इजाज़त हो ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ नीचे बयान की गई हैं, ये कोई इनमें से कोई भी ड्यूटीज़ अगर वो कर रहा हो, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, जिसको इख्तियार दिया गया हो कि किसी बंदे को वो कन्फाइनमेंट में रख सकता है, जो कैद में रख सकता है, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, जो हर वो शख्स जिसको इख्तियार दिया गया हो कि वो जुर्म को रोके, जुर्म के बारे में ख़बर दे, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, मुजरिमों को वो जो है कटहरे में लेकर आए, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, या अवामुन्नास की हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, और सेफ्टी और कन्वीनियंस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे और आसानियाँ दे। एवरी ऑफिसर, हर वो शख्स हुज ड्यूटी इट इज़, जिसका ये ड्यूटी हो एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, कि किसी प्रॉपर्टी को रखे, हासिल करे, अपने पास रखे, एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और टू मेक एनी सर्वे, कोई सर्वे करने का उसको इख्तियार हो, असेसमेंट करने का इख्तियार हो, और कंटेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी से वो रब्ता करे, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, या किसी रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हो, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर, किसी मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करे या रिपोर्ट करे अफेक्टिंग द पिक्यूनरी, ये तमाम काम करे गवर्नमेंट के बिहाफ पर। कोई भी शख्स जिसको ये काम करने की इजाज़त हो, उसको ऑथराइज़ हो, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर कहलाएगा। और आगे कहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मफाद को प्रोटेक्ट करते हुए कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखे, किसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करे, किसी डॉक्यूमेंट को अपने रिकॉर्ड में रखे, ये तमाम काम करने वाला गवर्नमेंट ऑफिसर है। अब आते हैं रूल्स की तरफ। इस कोड के मुताबिक सब क्लास 18 में रूल्स क्या हैं। मेन रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 ऑफ सेक्शन 125, जो है रूल्स का मतलब है जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी चीज़ें बताई गई हैं, या सेक्शन 120 और सेक्शन 125 में जितनी भी चीज़ें बयान शुदा हैं, वो इस कोड के मुताबिक रूल्स हैं। 19 का है इन शेयर इन ए कॉरपोरेशन, किसी कॉरपोरेशन में शेयर का क्या मतलब होगा। शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक होगा, डिबेंचर स्टॉक होगा, डिबेंचर और बॉन्ड्स, या जो बॉन्ड्स होंगे या जो डिबेंचर्स वगैरह होंगे, वो तमाम चीज़ें क्या होंगी, किसी भी कॉरपोरेशन में शेयर के मद में इस कोड में बयान होंगी। साइन का मतलब है सेफ इन द केस ऑफ ए जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टाम्प, यानी वो साइन, किसी भी डिक्री या जजमेंट के साइन होने का मतलब ये हो कि जज की तरफ से उसको स्टाम्प किया गया हो। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को बयान करता है। तो अब इस कोड के मुताबिक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या होगी। फॉर पर्पस ऑफ दिस कोड द हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स शिल बी सेम एज प्रोवाइडेड इन द पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस, यानी पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में सिविल कोर्ट्स की जो हायरार्की दी गई है, वो इसी कोड की हायरार्की होगी सिविल कोर्ट्स के लिए। आगे क्लास 4 में सेविंग्स बैन की गई हैं।
तो सेविंग्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 5 बयान करता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड्स, इस कोड का रेवेन्यू कोड्स के ऊपर इतलाक होगा या नहीं, यानी ये कोड रेवेन्यू कोड्स पर भी एप्लीकेबल एज सच होगा या नहीं। तो बताता है कि वेयर एनी रेवेन्यू कोड कोड्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the provincial government may by notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes, or shall not apply to them with such modifications as the provincial government में प्रेस्क्राइब। कहता है कि अगर किसी मामले में इस कोड के जो सेक्शंस है अगर किसी स्पेसिफिक मामले में वहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, तो इस कोड के उन स्पेशल प्रोविजंस को वहाँ अप्लाई नहीं किया जाएगा। और फिर रेवेन्यू कोड क्या होगा, इसके बारे में ये बयान करता है कि रेवेन्यू कोड इन सब सेक्शन 1 मीन्स ए कोड हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ, यानी रेवेन्यू कोड वो कोड है जो किसी लोकल लॉ के जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है, टू एंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द रेंट, जो मुकदमात रेंट से मुतालिक होंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ लैंड, यानी रेवेन्यू या ज़मीन से मुतालिक जो प्रॉफिट्स होंगे उनके मामला जो कोर्ट डील करेगा वो रेवेन्यू कोर्ट होगा। फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, चाहे वो ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हो, बट डज नॉट इंक्लूड ए सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर दिस कोर्ट, लेकिन इसका मतलब सिविल कोर्ट नहीं होगा जिसके पास जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अलग है। टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग्स एज बिंग सूट और प्रोसीडिंग ऑफ ए सिविल नेचर। रेवेन्यू कोर्ट से मुराद हमारे यहाँ यही कोर्ट्स हैं जो हमारे पास डिप्टी कमिश्नर का कोर्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पर जो लैंड से मुतालिक, लैंड रिकॉर्ड से मुतालिक, उसके प्रॉफिट्स और एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के हवाले से जितने लॉस वगैरह एप्लीकेबल होते हैं वो तमाम कोर्ट्स हमारे यहाँ रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बयान करता है इसका सेक्शन 6 क्या है, सेव इन सो फार as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits in the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction। ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में सेक्शन 6 बयान करता है कि सेव इन सो फार इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सीज द पिक्यूनरी लिमिट्स। कहता है कि किसी कोर्ट को इख्तियार समाअत हासिल नहीं होगा अगर उसकी जो बयानशुदा पिक्यूनरी लिमिट जो है वो उसके पास नहीं है। पिक्यूनरी लिमिट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जो मालियती जुरिस्डिक्शन किसी कोर्ट की होती है, अगर उस कोर्ट को उतने मिकदार में, उतनी मालियत में किसी मुकदमे को समाअत करने का इख्तियार हासिल नहीं है, तो अगर उसके पास उस मालियत से ज़्यादा का अगर कोई मुकदमा आता है तो वो कोर्ट बिल्कुल भी उसको नहीं सुनेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक कोर्ट है जिसको 5 लाख की हद तक का कोई मुकदमा अगर मालियत के मुताबिक है, सिविल मुकदमा, उसको सुनने का इख्तियार है, तो अगर उसके पास 10 लाख का मुकदमा आता है तो सेक्शन 6 कहता है कि वो 10 लाख वाला मुकदमा वो वाला कोर्ट जिसका इख्तियार समाअत 5 लाख की हद तक है वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन 8 कंप्लीट पढ़ लिया, और आइंदा के सेक्शन में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ यहाँ से आगे स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ से आगे सेक्शंस को हम किस तरह कैरी ऑन कर सकते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सेक्शन 6 तक सॉरी आज हमने पढ़ लिया। 7 और 8 प्रोविंशियल स्मॉल काजेस कोर्ट्स और प्रेसिडेंसी स्मॉल काजेस कोर्ट्स में बयान शुदा हैं, इसलिए बयान नहीं किया गया है। तो आज तक का ये लेक्चर था हमारा सेक्शन 1 से सेक्शन 6 तक। तो अगले क्लास में हम सेक्शन 9 से आगे जो पार्ट 1 सूट्स इन जनरल है और जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड जुडिकाट के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।